तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ना, वो पढ़ने के लिए एक बार आप पुराना जो टॉपिक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको रिवाइज करें, ताकि उसको पढ़ने से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। और बिफोर स्टार्टिंग ये शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूँ कि अपना पेन और पेपर उठाएं और साथ ही साथ नोट्स बनाएं। हर रोज नोट्स बनाएं और एनसीईआरटी रेफर करें। आप देखेंगे कि मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे कि टेफ्लॉन। तो एनसीईआरटी में टेफ्लॉन जो है, या मैंने पढ़ाया था आपको पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन। तो एनसीईआरटी में वो तीनों चीजें जो है वो टेबल के अंदर आखिरी वाले पेज पे दी हुई हैं, लेकिन उसके मिलते जुलते जो पॉलीमर्स है ना वो फर्स्ट टू पेजेस के अंदर ही दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। मेरी सजेशन आपको ये रहती है कि बेसिकली एनसीईआरटी में जो अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर दी गई है, तो कई बार हमारी नजर से रह जाती है और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं चलता। तो मेरी सजेशन आपको ये है बार बार रिपीटेडली कि आप एनसीईआरटी को देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हम टीचर जो है वो आपके लिए चीजें इजी कर रहे हैं, कि एक चीज कहीं और पड़ी हुई है, दूसरी चीज कहीं और पड़ी हुई है, उनको कलेक्टिव लेवल पे एक जगह लाके आपको इजी बना के दिया जा रहा है, उनमें सिमिलैरिटी ढूंढी जा रही है। तो फिर से एक बार समझ लें आप लोग कि हमने लास्ट क्लास में एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम कुछ बचे हुए पॉलीमर्स पढ़ेंगे, तो उनके बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाना शुरू करें। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले देखो, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंडेंसेशन नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंस होंगे दो मॉलिक्यूल। एडिशन पॉलीमराइजेशन वाज बेसिकली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मैंने आपको बताया था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज बेसिकली स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ का मतलब एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दो मॉलिक्यूल्स आके कंडेंस होंगे। कंडेंसेशन यूजुअली केमिकल टर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके और बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, और यूजुअली उनमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, इस तरीके के मॉलिक्यूल रिमूव भी होते हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कंडेंसेशन में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, और वो है हमारे पास पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स का दूसरा नाम होता है नायलॉन्स। नायलॉन जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत एसेंशियल पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। नायलॉन में अगर आप देखें तो नायलॉन कहाँ कहाँ काम आता है। जितने भी आप बैग्स लेके आते हैं स्कूल्स के अंदर, वो सारे के सारे बैग्स जो है वो पॉलिएस्टर या नायलॉन के बने होते हैं। पॉलिएस्टर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उनकी लाइनिंग जो है, हाई स्ट्रेंथ के थ्रेड जो है वो नायलॉन के बने होते हैं। शूज के अंदर जो स्टिचिंग होती है बढ़िया क्वालिटी की, वो नायलॉन की होती है। कई सारे शूज फैब्रिक के बने होते हैं, नायलॉन फैब्रिक के होते हैं, ठीक है ना। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और ये सारे के सारे नायलॉन डिफरेंट स्पेसेस पे काम, डिफरेंट जगहों पर काम आते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ढंग से समझो। नायलॉन्स में पहला है हमारे पास नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 में इस नायलॉन 6 के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीपल टाइम मतलब कम से कम 4 से 5 बार पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है ना, वो बेसिकली कैप्रोलैक्टम है। नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना। नायलॉन 6 का मोनोमर जो कैप्रोलैक्टम है वो बनता कैसे है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास इस तरीके से हमने साइक्लोहेक्सेन लिया, और इस साइक्लोहेक्सेन को बेसिकली हमने थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करवाया। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो नीसेंट ऑक्सीजन, एक्टिव ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाया, और जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो ये जो कंपाउंड है इस तरीके से साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनॉन, ये साइक्लोहेक्सेनॉन में जो कन्वर्ट हुआ है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैं ऑक्सीडेशन जो है ना वो थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि मैं आई नीड सम स्पेस। तो गाइस ऑक्सीडेशन करवाया हमने, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन बन गया। तो यहां से ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाया तो प्रोडक्ट ये बना, चलो हम इसको इसी तरीके से ले लेते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्सिलामाइन से। हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है? हाइड्रोक्सिलामाइन ये होता है। तो यहां से क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप जो है वो आपस में, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्रुप जो है उसमें से आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूवल करेंगे, और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल की वजह से हमारे पास क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन होंगे दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और इस तरीके से हालात डेवलप होंगे। अभी तो मोनोमर प्रिपेयर हो रहा है, पॉलीमर प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है। तो लाइक डबल बॉन्ड N एंड देन OH। गौर से देखो क्या हुआ, NOH जो है वो रिंग के ऊपर लग गया, और रिंग में से ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ निकल गया। बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज बताइए मैंने आपको, फिर से समझो। साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीडेशन करवाया, साइक्लोहेक्सेनॉन बना, ऑन है कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉन
कि हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन करवाई, ये जो मॉलिक्यूल है ये है हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्रोक्सिलमाइन, ठीक है। नाम जो है वो लिख लिया करो, मैंने बोला ना नोट्स बनाने का यही फायदा होता है कि मैं जो जो बोल रहा हूँ आप लिखते जाए, साथ के साथ खुद बनाए और लिखते जाए, ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़े इस तरीके से, तो आगे बढ़ने पे आपको एक नई बात पता चलेगी कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट थोड़ा रीअरेंज होगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप है बेसिकली केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन 11th में पढ़ते हैं हम लोग बड़े अच्छे से जीओसी के अंदर। तो इसमें बैकमैन्स रीअरेंजमेंट होगा, और बैकमैन्स रीअरेंजमेंट जो होगा वो क्या करेगा, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है हमने, सिंपल आपको बस ध्यान रखना है। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट होगा और वो इस बेसिकली ऑक्सीजन को यहाँ रीअरेंज करेगा और ये बेसिकली NH की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारे पास N एंड यहाँ आएगा हमारे पास H। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो कि N, अब डेफिनेटली यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 थे, तो क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही गलती करेंगे जो यहाँ हुई है, क्या कि कार्बन 1 2 3 4 5 ही रह गए। तो कार्बन को कंजर्व करने के लिए हमें रिंग को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि एक कार्बन और यहाँ आ जाए, लाइक दिस। तो कार्बन काउंट करना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं ऐसा ना हो कि रीअरेंजमेंट तो करवा दिया लेकिन कंपाउंड बिल्कुल वही बना दिया। तो रिंग के अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि बैकमैन्स रीअरेंजमेंट के दौरान ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ लग गया, और ये जो ग्रुप है वो यहाँ लग गया। अगर मैं इसको फर्दर इस तरीके से लिखूं जैसे बुक्स के अंदर लिखा गया है, तो ये ऐसे आएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, 1 2 3 1 2 3, टोटल मिलाकर कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, और 6 कार्बन ही तो थे। तो गौर से देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। ये वो अरेंजमेंट है जो बेसिकली डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, यानी कि कैप्रोलैक्टम इस तरीके से दिखेगा। आपको बनाने का तरीका मैंने समझा दिया है, तो कैप्रोलैक्टम किस तरीके से दिखेगा समझ आया आप लोगों को, एवरीबॉडी क्लियर। फिर से समझ लो, साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीडेशन पे साइक्लोहेक्सेनोन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में इसका बेसिक है। जब ऐसा करोगे तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, वहां पे ऐसा ही होता है। थोड़ा बता देता हूं, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर H H N और Z से करवाओ तो ये वाटर की फॉर्म में निकलता है बाहर और बनता है C डबल बॉन्ड N और Z इस तरीके से। तो ये Z यहाँ पे अगर OH होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बेसिकली हाइड्रोक्सिलमाइन का प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्साइन बोलते हैं इसको। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑक्साइन। ये जब एल्डिहाइड कीटोन अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपको। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टम, कैप्रो। तो आपको अगर पूछा जाए कि विच आउट द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, तो आप बोलोगे मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 इज बेसिकली कैप्रोलैक्टम। अब ये जो कैप्रोलैक्टम है ना, इसको अगर फर्दर ब्रेक किया जाए, कैप्रोलैक्टम को अगर फर्दर ब्रेक किया जाए तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है लाइक दिस, और हमारे पास आएगा N के ऊपर डेफिनेटली एक HP होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H था वो यहाँ जुड़ेगा और ऑक्सीजन रीअरेंज होगा। तो बेसिकली जो NH है वो यहाँ आएगा NH, और ये नाइट्रोजन जो है वो किसी दूसरे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नाइट्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 नाइट्रोजन के आगे वाला कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो एक काम करें, N एंड देन CH2 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या होगा, CH2 का होल 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको लिखा C डबल बॉन्ड O एंड देन होल N। तो अगर आप पूरा अच्छे से इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्या हुआ है, इस मॉलिक्यूल को जब यहां से ब्रेक किया तो NH अलग हुआ और C डबल बॉन्ड O अलग हुआ, NH अलग हुआ और C डबल बॉन्ड O अलग हो गया, यानी कि रिंग ब्रेक हुई। और इसी टाइप के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आगे से आगे जुड़ के होल N का मतलब एक बड़ा पॉलीमर बना देंगे। वो पॉलीमर जो है वो नायलॉन होता है। इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैंने आपको पहले भी बोला है, और मैंने बोला कि ये बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे थ्रेड्स की फॉर्म में काम आता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ इसका एक और सब्स्टिट्यूट है नायलॉन 6 का, जिसको हम बात करेंगे दूसरा नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 में क्या फर्क है, 6 कार्बन। अब आप एक चीज आइडेंटिफाई करें कि नाम किस बेसिस पे पड़ा है। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो टोटल कितने कार्बन है, 6। उसी तरीके से नायलॉन 6,6 में टोटल मिला के 12 कार्बन होने चाहिए।
तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक अमाइन होना चाहिए, तो CH2 एंड देन हमारे पास होल 4 और हमारे पास या होल 6 कर लूं NH2, ठीक है, एंड दिस N एंड देन H एंड देन H, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सा का मतलब 6, मिथाइलिन का मतलब CH2 एंड डाइअमाइन का मतलब NH2। ढंग से समझे अच्छे से। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की रिएक्शन करवाई किसके साथ आपने, एसिड के साथ। एसिड कौन सा लिया आपने, होल 4 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। ये एसिड है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या है, कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। फिर से समझें, हम नायलॉन 6,6 के बारे में बात कर रहे हैं एंड इसके अंदर 6 मिथाइलिन ग्रुप है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड 6 का मतलब 6 कार्बन एक इस कंपाउंड के अंदर है और 6,6 6 कार्बन 4 प्लस 2 6 कार्बन इसके अंदर है, तो दिस इज एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड आपस में कंबाइन हुए, तो देखो क्या हुआ, यहां से वाटर निकला तो कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ, गौर से देखो, कंडेंसेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से H जाएगा और यहां से OH जाएगा, तो ये OH भी किसी दूसरे के साथ जाएगा और ये H भी किसी दूसरे के साथ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। यानी कि अगला हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन यहां आएगा, उसका H और इसका OH, अगला एडिपिक एसिड आएगा, उसका OH और इसका H, तो ये क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलके एक बहुत बड़ा लार्ज पॉलीमर बनाएंगे। उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे सर उसको लिखेंगे NH then CH2 का होल 6, समझ पा रहे हैं आप लोग, then CH2 का होल 6 and then N and then H, समझ पाए। अब मुझे बताओ इस N की, ये तो वाटर निकल गया बाहर, यानी कि माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हम लोग बाहर, तो माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया बाहर। अब गौर से देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड बना जो मैं ये वाला नया वाला बॉन्ड बना रहा हूं ना, अगर आप उसको गौर से देखोगे तो दिस इज द न्यू बॉन्ड, तो ये वो बॉन्ड है जो इन दोनों के बीच बना। तो हमारे पास देखो क्या हालत डेवलप हुए, इधर वाला मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O and then CH2 का होल 4 and then C डबल बॉन्ड O and वो OH बाहर चला जाएगा, तो N। अब आप ओवरऑल गौर से देखो तो आपको पता चलेगा क्या, कि बेसिकली ये बॉन्ड बना है जो नया बॉन्ड है, और ये जो नया बॉन्ड है अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये बॉन्ड है C डबल बॉन्ड ONH, और C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड इज बेसिकली अमाइड बॉन्ड, इसीलिए इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है पॉलीअमाइड्स। क्योंकि देखो इसमें भी कौन सा बॉन्ड है, गौर से देखो C डबल बॉन्ड ONH, तो इसमें भी जो लिंकेज है वो C डबल बॉन्ड ONH का है, और इसमें भी जो लिंकेज है वो C डबल बॉन्ड ONH का है, यानी कि एक ही कैटेगरी के पॉलीमर है, फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको नायलॉन 6,6 कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा सब लोगों को। फिर आता है हमारे पास नायलॉन 6,10, तो तीसरा हमारे पास कैटेगरी है नायलॉन 6,10। नायलॉन 6,10 जो है ना वो कैसे बनता है, आपको कोई डिफरेंस नहीं रखना है इसके और नायलॉन 6,10 में, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन तो वैसा का वैसा होगा, CH2 का होल 6 and then NH and then NH and then NH and then H, ठीक है, यहां से पार्टीशन बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो एसिड होगा ना एडिपिक एसिड, उसको बदल दो, एडिपिक एसिड को बदल दो, और क्या बदलो, HOC डबल बॉन्ड O and then CH2 होल 8 and C डबल बॉन्ड O and then OH। अब मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन टोटल मिला के हैं 8 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप के। वहां कितना था देखो, 4 और 2 6, यहाँ कितना है 8 और 2 10, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 16 क्या है, 16 इज बिल्कुल सिमिलर पॉलीमर। तो छोटी सी टेक्निक है, बस ध्यान रखनी है, आप लोगों को याद हो जाएगा बड़े आराम से। तो आपको पता चलेगा कि जब इनको दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा मैं तो क्या बनेगा, N and then H and then like this, ये हाइड्रोजन जाएगा बाहर आपको पता है, और ये OH जाएगा बाहर आपको पता है, और ये H और OH जाएगा बाहर, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से, समझ पा रहे हैं। तो आपको एक बात पता चलेगी कि N and then CH2 का होल 6 and then CH2 का होल 6 and then N and then H and then हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड O and then CH2 का होल 8 and then C डबल बॉन्ड O and this will be whole N। तो आपको पता चला होगा किस तरीके से नायलॉन जो है वो 610 जो है वो इस तरीके से बना, टोटल मिला के 16 कार्बन होने चाहिए, तो देखो 6 कार्बन तो ये है और 8 प्लस 2, तो ध्यान रखना है ये तो सेम मॉलिक्यूल है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये तो सेम मॉलिक्यूल है,
हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, ये तो सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एडिपिक एसिड की जगह क्या बन गया, सिलेसिक एसिड। तो आपको एसिड याद रखनी पड़ेगी कि कौन से एसिड से कौन सा पॉलीमर बन रहा है। तो फिर से समझ लो, शुरुआत की थी हमने नायलॉन 6 से। इसके अंदर जो लिंकेज है वो लिंकेज वही लिंकेज है जिसको पॉली अमाइड बोलेंगे, अमाइड लिंकेज है ये वाला लिंकेज। तो नायलॉन 6 के अंदर ये वाला लिंकेज डेवलप हुआ, साइक्लोहेक्सेन रॉ मटेरियल है, ऑक्सीडेशन किया, साइक्लोहेक्सेनॉन बना, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करवाया, ऑक्साइम बना, ऑक्साइम है ये, साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइम है, ऑक्साइम बना। बैकमैन रीअरेंजमेंट से इस तरीके से रिंग जो है उसमें बदलाव आया, और मैंने उसको ऐसे लिखा क्योंकि सारे के सारे बुक्स के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको कैप्रोलैक्टम बोला जाएगा। नायलॉन 6 जो बनता है वो बेसिकली उसका मोनोमर साइक्लिक मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। फिर नायलॉन 6 में दोनों लीनियर होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, एंड नायलॉन 6 के अंदर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड सिलिसिक एसिड। ये सारे के सारे नायलॉन्स हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी कर लें या आप लोग इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो ध्यान रखने वाली बात एक छोटी सी है, अब इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये छोटी सी है कि इन दोनों में एक टेम्परेचर डिफरेंस आता है, और वो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आता है, एक 553 पे बनता है, नायलॉन 6,6 जो होगा वो 553 केल्विन पे बनता है, और एक बनता है अप्रोक्सीमेटली 543 केल्विन के ऊपर। तो बेसिकली आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, याद रहेगा बच्चों। तो दिस इज ओवरऑल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पॉलीएस्टर के बारे में बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी में। तो अगर पॉलीएस्टर के बारे में बात करें तो पॉलीएस्टर हमारे पास क्या होते हैं, देखो गौर से, पॉलीएस्टर नाम से ही पता चल रहा है, एस्टर, एस्टर का मतलब क्या होता है, R and then C डबल बॉन्ड O and then O and then R। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, एस्टर बनते किससे हैं, अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली RCOR में से ये वाले ग्रुप कोई भी ले लो, लेकिन ये वाला ग्रुप जो है वो बेसिकली एस्टर का लिंकेज बनेगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही कोर कंसेप्ट लगेगा। तो देखो पॉलीएस्टर में सबसे पहला जो पॉलीएस्टर लेते हैं वो हम लोग लेते हैं टेरिलीन या डेक्रॉन। टेरिलीन या डेक्रॉन थ्रेड्स होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है ना। और क्रीज रेजिस्टेंट जो बेसिकली क्लोथ है उनको बनाने में काम आते हैं, और काफी सारे कॉटन क्लोथ्स जो हैं उनके अंदर भी इनका ब्लेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें टेरिलीन या डेक्रॉन जो है उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है, CH2 and then CH2 and then OH। इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, ठीक है ना, और इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना, किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O। ऑब्वियसली अगर एक अल्कोहल है तो एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल प्लस एसिड चाहिए, तो अल्कोहल, कंसेप्ट तो ये है कि अल्कोहल प्लस एसिड मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड भी कौन सा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो एस्टर बनेगा। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया कौन सा, बेंजीन के ऊपर 1 2 3 और 4, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, इस तरीके से। तो डाई बेंजोइक एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसका ये वाले नाम फेमस नहीं है। इसका फेमस नाम जो है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, और वो है हमारे पास क्या, बेसिकली टेरिथेलिक एसिड। क्या नाम है इसका, टेरिथेलिक एसिड, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है, COOH, ठीक है। अगर दोनों तरफ COH लगा दे तो दिस इज टेरिथेलिक एसिड। तो अगर इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर टेरिथेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलीएस्टर। इससे पहले हमने पॉलीअमाइड पढ़ा है जिससे नायलॉन्स बनते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली कंडेंसेशन का मतलब क्या है, यहां से कंडेंसेशन का मतलब क्या है, यहां से H और यहां से OH ग्रुप जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, कि बेसिकली H कहां से निकलता है,
जब भी एस्टर बनेंगे H निकलेगा अल्कोहल से, मैकेनिज्म से पता चला H निकलेगा अल्कोहल से, और एसिड से H नहीं निकलेगा, एसिड से OH निकलेगा। तो चलो वो बात जो है वो टेक्निकल बात है, आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारे पास इसका पॉलीमर क्या बनेगा। सबसे पहले ये पॉलीमर बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमारे पास कैटलिस्ट चाहिए Sb2O3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, और दूसरा कैटलिस्ट चाहिए हमारे पास जिंक एसीटेट। एसीटेट का मतलब होता है एसिटिक एसिड के बना हुआ सॉल्ट। तो हमारे पास क्या है OO and then CH3 whole twice। तो जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की को कैटलिस्ट और एडिटिव की मदद से अगर देखा जाए, कुछ फर्दर एडिटिव भी डाले जाते हैं, कैटलिस्ट ये हैं दोनों, इनकी मदद से अगर रिएक्शन 420 से 460 केल्विन के बीच में करवाई जाए तो बेसिकली दोनों कंबाइन होके और हमारे पास क्या बना देंगे, कंबाइन होकर हमारे पास बना देंगे ऑक्सीजन एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन हमारे पास क्या है, ये भी ऑक्सीजन है। अब देखो गौर से, ये वाला ऑक्सीजन तो बाहर कनेक्ट होगा दूसरे वाले इसी मॉलिक्यूल से, और ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर निकल गया एक ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया और हमारे पास क्या बन गया, देखो गौर से, इस तरीके के हालात डेवलप हुए। C डबल बॉन्ड O, अब ये भी OH बाहर जाएगा। ऑब्वियसली इधर से मैंने बोला था अल्कोहल से H जाएगा और एसिड से OH जाएगा, तो यहां से H जाएगा। तो जैसे ये बाहर गया तो हमारे पास क्या है, डेवलप हो गया C डबल बॉन्ड O and like this and then whole N। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है ये RCOOR, RCOOR, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ ये वाला बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली टेरिलीन या डिक्रॉन है। पॉलीएस्टर बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, पॉलीएस्टर का वन ऑफ द टाइप है। पॉलीएस्टर का दूसरा टाइप जो कि इसके साथ नहीं दिया एनसीईआरटी में, पॉलीएस्टर का दूसरा टाइप एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेबल के अंदर, आखिरी पेज के ऊपर अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा। और यही क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है एंट्रेंस में, और 2016 में भी पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे जेईई मेंस में भी आया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा जो टेबल में दिया गया वो क्या पूछा है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल है ग्लिप्टॉल। ग्लिप्टॉल, क्या फर्क है ग्लिप्टॉल और टेरिलीन और डेक्रॉन में? कोई खास फर्क नहीं है। टेरिलीन और डेक्रॉन जो है उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ टेरिथेलिक एसिड लिया, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ थैलिक एसिड लेना है। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ थैलिक एसिड ले लें, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, जरा गौर से देखो, CH2OH, यही है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH एंड देन CH2। इथाइलिन का मतलब, इथ का मतलब दो, ठीक है ना, लीन का मतलब विसिनल पोजीशन, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब 1-2 पोजीशन के ऊपर, नियर बाय पोजीशन के ऊपर ऑल लगे हुए हैं तो ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किससे करवाई, HO and then C double bond O and this is the benzene ring like this, और यहां पे एक और C double bond O and then OH लगा हुआ है। गौर से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें 1, 2, 3 और 4 पोजीशन के ऊपर, यानी कि 1-4 पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए थे, 1, 2, 3, 4। तो थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कैसे, इस पेन से 1, 2, 3 एंड देन 4 पोजीशन, तो 1-4 पोजीशन पे लगा हुआ है। यहां देखो और से क्या है, ये 1-2 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो जब ये 1-2 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो यहां से निकलेगा हमारे पास फर्दर H और यहां से निकलेगा हमारे पास फर्दर OH। और गौर से देखो क्या बनेगा, यहां से भी फर्दर H निकलेगा और यहां भी इस तरफ भी यही ग्रुप आएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन CH2 एंड देन CH2, इसको मैं लिख रहा हूं फिर से, फर्दर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2 एंड देन ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज लाइक दिस, इस टाइप के हालात, इस टाइप के हालात, एंड C डबल बॉन्ड O। और ऑब्वियसली यहां से भी तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो ये आगे से आगे जाता जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यानी कि जो प्रोसेस यहां हुई है वही प्रोसेस यहां पे भी होगी। तो अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो एक मोनोमर तो है ये, ओवरऑल देखा जाए तो एक मोनोमर तो है ये, एक मोनोमर तो है ये और दूसरा मोनोमर है ये। समझ पाए आप? तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है और ये हमारे पास क्या है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या काम आता है ग्लिप्टॉल? ग्लिप्टॉल का यूज क्या है? ग्लिप्टॉल जो है वो पेंट्स बनाने के काम आता है और लिक्विड्स बनाने के काम आता है। तो पेंट्स और लिक्विड्स जो है वो काफी सारे सिंथेटिक और पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह माने जाते हैं। तो रिवोल्यूशनरी है बेसिकली, काफी सारी चीजें इसकी पेंट्स के अंदर इस्तेमाल हुई। नाउअडेज जो एडवांस्ड पेंट आते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट भी वगैरह भी देखते हो ना कि ये क्रॉसलिंक पॉलीमर है, ये वो पॉलीमर है, ये पॉलीमर है,
एशियन पेंट का ये वाला, जो अलग अलग ब्रांड्स के जो अलग अलग पॉलीमर्स आते हैं उनके इंग्रेडिएंट हैं। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, तो देखो आपको एक चीज और पता चलेगी कि पॉलीअमाइड के बाद हमने पॉलीमर वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है विद सम इंपॉर्टेंट क्रॉसलिंक पॉलीमर्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसलिंक पॉलीमर्स है उनके साथ कंटिन्यू करना है, और उसमें सबसे पहला है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉसलिंक पॉलीमर्स में इंपॉर्टेंट क्रॉसलिंक पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर्स। इंपॉर्टेंट क्रॉसलिंक पॉलीमर्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नाम से ही आप लोग खुश हो जाएंगे, या नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पॉलीमर मल्टीपल टाइम पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आप जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उनको बीच बीच में इसमें परेशानी आई होगी, तो आपको पता चलेगा। और जो बिगिनर है उनको पहले से इतनी सारी बातें कर रहा हूँ तो अपने आप ही समझ आ गई कि हाँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो हम बात कर रहे हैं बेकेलाइट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेकेलाइट के बारे में, ठीक है ना। बेकेलाइट क्या है? बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है बेकेलाइट का फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है ना वो क्या है, देखो उसको गौर से समझो। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज आल्सो नोन एज बेकेलाइट। और जो बेकेलाइट है ना वो क्या है? बेसिकली एक क्रॉसलिंक पॉलीमर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आया हमारे पास फिनॉल, ठीक है, अच्छे से समझे, इंपॉर्टेंट है फिनॉल, ठीक है। आपने पढ़ा है कैसे बनाना है, बड़े सारे मेथड हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के 5 अलग अलग मेथड पढ़े हैं आपने 12th क्लास के अंदर ही। और उसी के अंदर क्यूमीन वाला मेथड मैंने बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी रखना है मल्टीपल टाइम। 2018 में क्यूमीन का क्वेश्चन, 2019 में क्यूमीन का क्वेश्चन सेम उस पे, तो उससे फिनॉल बनता है, तो ये वो डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले फिनॉल लिया और फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाई। अब फॉर्मेल्डिहाइड देखो किस तरीके से होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है ऑक्सीजन एंड सी एंड देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। गौर से देखो आपको पता चल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिखा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करें हम, दूसरे फिनॉल से रिएक्शन करवाएं। दूसरे फिनॉल से रिएक्शन करवाया, जैसे ही दूसरे फिनॉल से रिएक्शन करवाया तो आपको पता है फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन का मतलब फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल पास वाला 1 2 पोजीशन ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थो लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ क्या ये एक्टिवेटेड होता है और बड़े आराम से अगर इसको रिएक्शन करवाई जाए तो ये कंबाइन होकर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेंगे। तो जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल गया, जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल गया इस वाले एरिया से, तो हमारे पास पीछे जो बना है वो क्या बना। तो आप वो गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने पे पीछे जो कंपाउंड बना हुआ ये बना, लाइक दिस OH, एंड देन क्या बचा CH2। देखो क्या बचा CH2, एंड देन क्या बचा, एंड देन क्या बचा, गौर से देखो, एंड देन बचा OH, लाइक दिस। समझ आ रहा है? तो हमारे पास HO एंड देन CH2 बीच में आ गया और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो गया। ये बीच में क्या बना, एक लिंक बना इसके बीच में। ये लिंक मुझे बताओ अगर इन वाले ऑर्थो से बना तो यहाँ पे भी तो ऑर्थो है, यहाँ पे भी तो ऑर्थो है। तो यानी कि जब अगला मॉलिक्यूल आएगा तो डोंट यू थिंक कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, H एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H, और एक और फिनॉल आया यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूटी में बिल्कुल सिमिलर तरीके से रिएक्शन होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, बिल्कुल सिमिलर तरीके से रिएक्शन होगी, लाइक दिस। आप समझ पा रहे हैं? और इस रिएक्शन के दौरान अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, यानी कि 1 2 और ये भी कनेक्ट हो गया, इसको और इसमें से वाटर तो निकल जाएगा बाहर, तो फिर से माइनस ऑफ वाटर निकाल दो बाहर। जैसे ही वाटर बाहर निकाला तो आपको पता चला कि देखो यहाँ क्या कनेक्ट हुआ, इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH2 कनेक्ट हुआ, देखो ये CH2 कनेक्ट हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग? और फिर से हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब ये आगे से आगे लीनियर चेन बनती रहेगी। इस लीनियर चेन पॉलीमर को बोला जाता है नोवोलैक। नोवोलैक, समझ आ रहा है? ये पेंट्स बनाने का मतलब आपने सुना होगा नेरोलैक। सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे एस्पिरिन इज द मेन, हमारे पास क्या होता है अगर हम लोग बात करें
मेन हम बोलते हैं एनाल्जेसिक होती है, लेकिन उसी के जेनेरिक नेम के ऊपर डिस्प्रिन वगैरह रखा जाता है ना, उसी तरीके से ये नोवोलैक है, तो उसी से डेवलप हुआ लिक्विड है, वो पेंट के अंदर काम आते हैं बेसिकली, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, ये नोवोलैक है, ये पेंट्स के अंदर काम आता है, ठीक है ना। ये लीनियर पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ये लीनियर पॉलीमर है। इसमें फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो लो होता है। अगर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो लेना तो वो लेस देन 0.25 होता है, समझ आ रहा है। अब जैसे ही मैं क्या करूं कि और ज्यादा नंबर ऑफ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं और रेशियो में बदलाव करूं, जरा रेशियो ज्यादा करूं, तो फिर उस जगह क्या होगा, गौर से देखो, उस जगह ये होगा कि बेसिकली ऑक्सीजन, ढंग से समझना, यहां मैं डाल रहा हूं ऑक्सीजन, टॉपिक के साथ लगे रहना, ठीक है। ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड सी, या इसको और बेटर तरीके से करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। लाइक दिस, ये न्यू लेयर है, बढ़ा रहा हूं मैं, ये OH है और ये OH है। पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होते हैं, H होते हैं। पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होते हैं, H होते हैं। गौर से देखो, समझ आ रहा है। अब बीच में फॉर्मेल्डिहाइड डाल रहा हूं मैं, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, कंटेनर में ही है, ये मॉलिक्यूल आके कब जुड़ेंगे, जब मैंने बीच में फॉर्मेल्डिहाइड डाला। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ऐसा कि ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड C एंड देन H एंड देन H, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अब गौर से देखो, यही स्ट्रक्चर यहां पे हो रहा है, तो गौर से देखो, यहां क्या था, एक H इधर से गया, एक H इधर से गया, एक ऑक्सीजन यहां से गया, एक H इधर से गया, एक H इधर से गया और एक ऑक्सीजन यहां से गया। बीच में क्या हो गया, क्या बना, CH2 कनेक्ट हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं कनेक्ट। तो बीच में CH2 कनेक्ट हो गया। तो एक काम करूं, अगर यही प्रोसेस यहां रिपीट करूं तो मैं कैसे जोड़ूंगा इनको, बताओ जरा गौर से। मैं इनको ऐसे, मतलब यही प्रोसेस यहां रिपीट करूं तो ये CH2 यहां आएगा, तो देखो CH2 कहां आएगा, ये CH2 यहां आएगा, कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो मैं इसको सबको मिटा के अगर यहाँ CH2 लिख दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये CH2 लिंक हो गया। अब देखो फिर से इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी ये एक्टिवेटेड है, तो मुझे बताओ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब ये आपस में कंबाइन हुए थे तो डोंट यू थिंक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बीच में CH2 आया था, एक CH2 यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि इस OH का ये ऑर्थो है, यानी कि ऑर्थो पे भी CH2 लगा और पैरा पे भी CH2 लगा, ऑर्थो पे भी CH2 लगा और पैरा पे भी CH2 लगा, ऑर्थो पैरा CH2 लगते गए, फिर से CH2 लगा, एंड देन फिर से हमारे पास क्या हुआ, अगला मॉलिक्यूल जुड़ गया, लाइक दिस एंड लाइक दिस, अगला मॉलिक्यूल जुड़ गया लाइक दिस एंड लाइक दिस, CH2 एंड लाइक दिस, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ऑर्थो से जोड़ना था, तो एंड लाइक दिस। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये CH2 है और ये OH है। आगे से आगे देखो ये पॉलीमर बनता रहेगा, आगे से आगे ये पॉलीमर बनता रहेगा। अब गौर से देखो, ये जो ग्रुप बना है, ये एग्जांपल है कि बाद में जाके ऐसा बन जाएगा। एनसीईआरटी खोलो और देखो, आपकी आंखें समझ आ जाएगा, आंखें खोल के देखोगे अपने आप समझ आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो बेसिकली ये क्रॉसलिंक है। अब पहले लीनियर था तो क्या बना था, नोवोलैक, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाई, ग्रेटर देन 0.25 किया, तो एकदम से कन्वर्ट हो गया बेकेलाइट के अंदर और एक क्रॉसलिंक पॉलीमर बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है ये क्रॉसलिंक पॉलीमर है, ये है क्रॉसलिंक पॉलीमर। और जो क्रॉसलिंक पॉलीमर है उसी को हम बेकेलाइट बोलेंगे। काफी फेमस है, बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ती है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर मोनोमर्स के बारे में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि बेकेलाइट के मोनोमर क्या है। इसके यूजेस देख लो। यूजेस जो है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब वंस इट एक्वायर एनी शेप इट डू नॉट चेंज इनटू एनी अदर शेप। कोई ऐसी चीज दिमाग में लाओ जिसका शेप चेंज नहीं होता। प्लास्टिक होता है चेंज, रिमोल्ड किया जा सकता है। तो प्लास्टिक जिनको रिमोल्ड किया जा सकता है उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक जिनको रिमोल्ड किया जा सकता है उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक की बकेट है, आप गर्म करो, पिघलाओ और फिर से गर्म करो, बार बार रिमोल्ड जिनको कर लो वो थर्मोप्लास्टिक। इलास्टोमर जिनको खींचो, इलास्टिसिटी हो, रबर, आगे बढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, उनको इलास्टोमर कहा जाता है। और तीसरे होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये एक बार अगर सेट हो जाएं, एक बार फिक्स अपना शेप एक्वायर कर लें तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते, मतलब फिर ये किसी शेप में कन्वर्ट नहीं होते। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब, इसका एग्जांपल सोचो 1 मिनट के लिए, बोलो। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इसका इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने में, स्विचेस। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्विचेस अगर एक बार टूट जाए ना तो आप उनको हीट देके पिघला के फिर से वापस नया स्विच नहीं बना सकते, या उनको पिघला के कोई नया बकेट या कुछ और नहीं बना सकते। अगर कोई बकेट टूटती है तो आपको पता है
उसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्विचेस को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रिक गुड जैसे एमसीबी के जो केसेस बनते हैं वो इनसे बनते हैं, इलेक्ट्रिक गुड जितने भी बनते हैं वो इनसे बनते हैं, याद रहेगा। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसी के बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक पॉलीमर और है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो है मेलमैक। मेलमैक समटाइम्स इसको MEL भी कहा जाता है। मेलमैक जो है वो बेसिकली मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को कैसे देखा जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से देखा जाएगा, कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन फिनॉल के बजाय देखो यहां क्या था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो ये वाला पोर्शन तो वो का वही है, सिर्फ यहां पहले फिनॉल था और अब मेलामाइन आ गया। तो इसका मतलब ये लर्न कर लिए तो अपने आप लर्न हो जाएगा, खाली बस फिनॉल को हटा के मेलामाइन लगाना है। तो सबसे पहले मेलामाइन से एक बार मुलाकात कर लेते हैं। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो बेसिकली फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज बेकेलाइट। तो अगर हम लोग बात करें फिनॉल के बजाय, इस वाले पोर्शन के बजाय अगर हम मेलामाइन ले लें और फॉर्मल्डिहाइड वैसा का वैसा रहे, तो ये पूरी प्रोसेस वैसी की वैसी रहेगी और हम क्या करेंगे, देखो पॉलीमर बना लेंगे बड़े आराम से। तो एक समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। तो गौर से देखो, इस तरीके से था हमारे पास फिनॉल, तो फिनॉल की वजह हमने मेलामाइन जो बनाना है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। इट्स अ रिंग, बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड वाली रिंग है ये, ठीक है ना। और इस रिंग के अंदर इस तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो NH2 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 ग्रुप जुड़े हुए हैं। दिस इज NH2, दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2 ग्रुप, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से डबल बॉन्ड्स, इस कंपाउंड को मेलामाइन कहा जाता है, ठीक है। इस मेलामाइन के साथ एक काम करें, बिल्कुल यही वाला प्रोसीजर रिपीट करें, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे जो काम OH के साथ वाला जो हाइड्रोजन कर रहा था, यहाँ पे वो काम नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन करेगा। तो इस NH2 को मैं ऐसे लिख दूं कि NH एंड देन H, ऐसे लिख दूं, राइट। अब फॉर्मल्डिहाइड लाता हूं। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास कैसा आएगा, O एंड देन डबल बॉन्ड C एंड देन H एंड देन H, ऐसे आएगा। और साथ में एक मेलामाइन और लिख दूं मैं, तो एक मेलामाइन लिख दूं H एंड देन N एंड देन हाइड्रोजन एंड देन हमारे पास इस तरीके से पूरी की पूरी रिंग, फिर से पूरी की पूरी रिंग, फिर से, ठीक है। इस पूरी की पूरी रिंग के अंदर हमारे पास यहाँ है नाइट्रोजन, और यहाँ इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ NH2 है, तो दोनों तरफ NH2 है। तो ये NH2 जो है, जैसे ये NH2 है वैसे ये NH2 है जो फर्दर कनेक्ट होगा आगे से आगे, और नीचे की तरफ भी एक NH2 है जो कि फर्दर कनेक्ट होगा आगे से आगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को शो किया हुआ है। अब आप गौर से देखो, आपको सारी बात समझ आएगी। क्या ये वाटर चला गया तो बीच में CH2 आएगा। अब कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि मेलामाइन से जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बना है वो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे कि यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे है NH2, और डेफिनेटली यहाँ पे नाइट्रोजन कहीं नहीं गए, रिंग में तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे है नाइट्रोजन। तो अब गौर से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो दूसरा वाला जुड़ गया, तो ये CH2 है। तो गौर से देखो, NH के बाद क्या आया, CH2, बोलो CH2, और फिर से वही रिपीटेशन, CH, समझ पा रहे हो, तो फिर से वही रिपीटेशन कि NH एंड देन फिर लाइक दिस, पूरा का पूरा सिनेरियो वैसा का वैसा, लाइक नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन एंड लाइक NH2 एंड लाइक NH2। अब अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये NH2 में से भी H जाएगा तो इधर से भी जुड़ेगा CH2, ये NH2 में से भी एक H जाएगा तो इधर से भी CH2 जुड़ेगा, इधर से भी CH2 जुड़ेगा, इधर से भी CH2 जुड़ेगा, और सब तरफ से CH2 जुड़ के ये भी एक क्रॉसलिंक पॉलीमर की तरह पॉलीमर बनेगा। तो इसका मतलब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बिल्कुल फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की तरह ही एक क्रॉसलिंक पॉलीमर है, जो कि काम आता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। आपने सुना होगा मेलामाइन वेयर्स, पहले यूजुअली सारे घरों में स्टील के बर्तन यूज होते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने में बहुत सारे मेलामाइन के अनब्रेकेबल क्रॉकरी भी आती है, जिसके पर डिजाइन वगैरह बने होते हैं, डिफरेंट कलर्स के अंदर आते हैं ये, ठीक है ना। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इससे काफी सारे जार्स भी बनते हैं अलग अलग टाइप के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चीज जो है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अगला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है रबर, ठीक है। कोपॉलीमराइजेशन
जो था वो हमने बोला था कि अगर दो डिफरेंट टाइप के सब यूनिट्स मिलके कंबाइन होके पॉलीमराइजेशन करें तो वो पॉलीमराइजेशन है, सिमिलर टाइप के सब यूनिट मिलके अगर पॉलीमराइजेशन करें तो होमोपॉलीमराइजेशन है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ी थी ये सारी की सारी बातें। तो अब जो हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें रबर के बारे में बात करते हैं, रबर के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं, जो कि हमने ये पढ़ी है ना तो साथ के साथ कनेक्टेड है वो, तो वो समझ लो कि बेसिकली अगर आपको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पूछे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप बोलोगे सर बेकेलाइट। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पूछे, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पूछे तो आप बोलोगे कि सर मेलमैक। ठीक है ना, स्पेलिंग में वेरिएशंस आते हैं अलग अलग जगह पर। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड मेलमैक, और अगर आपसे पूछा है कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा। यूरिया क्या होता है, NH2। थोड़ा आइडिया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी एडिशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए इनकेस अगर पूछ लिया जाए तो। उसके साथ ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा कि बेसिकली यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बार बार हमने पढ़ा है OC डबल बॉन्ड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड लाइक दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब यूरिया में से NH ऐसे लिखूं और यूरिया में से NH ऐसे लिखूं, वो बेसिकली पढ़ाते पढ़ते मुझे याद आ गया कि चलो ये वाला बात भी यहीं पे जिक्र कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, राइट। तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल NH2CO NH2 इज यूरिया, तो दिस इज यूरिया एंड दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो यूरिया, और बीच में मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपस में इस तरीके से कंबाइन होंगे, और जैसे ही ये कंबाइन होंगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर से NH जाएगा लाइक दिस, एंड देन सर NH यहाँ पे, एंड देन CH2। गौर से देखो NH एंड देन ये तो बाहर निकल गया वाटर, तो CH2 बचा CH2 एंड देन NH, फिर से ये वाला NH, एंड देन हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड देन NH एंड देन होल N। दिस इज अगेन अनदर पॉलीमर, जो कि हमारे पास कौन सा पॉलीमर है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का पॉलीमर है, बेसिक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों को आना चाहिए बिकॉज वो सिमिलैरिटी है, और कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले 10 सालों के पेपर देखोगे तो हो सकता है आपको पूछा जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। आई थिंक अगर मेंशन किया भी होगा तो शायद, जहां तक मुझे याद है, वो शायद टेबल के अंदर मेंशन किया होगा। ठीक है ना, लेकिन आज से इसकी डिटेल नहीं दी गई है, तो मैं आपको डिटेल पढ़ा दी, राइट गाइस। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि रबर पढ़ना शुरू करते हैं, राइट गाइस। रबर क्या होता है, तो रबर के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रबर जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, रबर जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है और नेचुरल इलास्टोमर है। इलास्टोमर का क्या मतलब होता है, इलास्टोमर कैन बी स्ट्रेच्ड 10 टाइम टू देयर नॉर्मल लेंथ, इलास्टोमर कैन बी स्ट्रेच्ड 10 टाइम टू देयर नॉर्मल लेंथ। ठीक है ना, और इलास्टोमर के अंदर वीकेस्ट वंडरफुल फोर्सेस होते हैं, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कमजोर इंटरेक्शन होते हैं, इलास्टोमर बोला जाता है इनको। ठीक है ना, और 3 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, या मेनली 2 टाइप के होते हैं, तीसरे टाइप जो है वो मैंने आपको बताया जैसे थर्मोस्टेटिक, थर्मोप्लास्टिक, वो उस कैटेगरी में आते हैं। मेन 2 टाइप के होते हैं, इलास्टोमर होते हैं, फाइबर होते हैं। तो जो नायलॉन है ना वो फाइबर कैटेगरी में आते हैं, और जो इलास्टोमर है वो ये रबर, वो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। तो नायलॉन जो है वो स्ट्रेच नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, लेकिन ये जो रबर है ये स्ट्रेच किया जा सकता है, तो इस इलास्टोमर कैटेगरी में है। इनको खींचोगे वापस अपनी नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, शेप में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो खींचते दौरान वंडरवॉल फोर्सेस उनको हेल्प करते हैं, खींचते दौरान वंडरवॉल फोर्सेस उनको हेल्प करते हैं, और उनको रिटर्निंग बैक में भी हेल्प करते हैं, क्रॉस लिंक और वंडरवॉल फोर्सेस दोनों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो रबर जो है वो इलास्टोमर से, ये मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, छोटी छोटी जगहों पर लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें रबर इलास्टोमर्स हैं, और इलास्टोमर्स जो हैं उनके बारे में सबसे पहले ये क्वेश्चन
पूछा गया है रिसेंट ईयर के अंदर, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, क्या कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। मेन बात मैंने सबसे पहले डिलीवर कर दी है, सिस आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन का मतलब बेसिकली आइसोप्रीन इज द मोनोमर, और बेसिकली मोनोमर्स है सिस आइसोप्रीन। आइसोप्रीन दो टाइप के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, तो दोनों में भी बता देता हूं आप लोगों को, आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये कंपाउंड है हमारे पास C and then C and then C and then C, like this and this is 2-methyl-1,3-butadiene। इस कंपाउंड को बोला जाता है आइसोप्रीन। इस कंपाउंड को बोला जाता है आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन के ऊपर अगर गौर से देखोगे तो बेसिकली IUPAC नाम जो है वो आपको पता चल गया कि ये है 2-मिथाइल, दिस इज 2-मिथाइल सेकेंड पोजीशन के ऊपर, तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा 2-मिथाइल 1 and 1 2 3 1 3 ब्यूटाडाइईन। ये ब्यूटा क्यों लगा, ब्यूटेन क्यों नहीं लगा, क्योंकि इन है, और ए क्यों लगता है, जब डाइईन होते हैं तो ए भी लगता है। ये मैंने आपको नोमेनक्लेचर में समझाया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वर्जन में लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूं कि CH2 डबल बॉन्ड C and then CH3 and then CH and then डबल बॉन्ड CH2। समझ पा रहे हो, ये मॉलिक्यूल यही तो है। साइड वाले हाइड्रोजन जो है वो मैंने इस तरीके से लिखे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस फॉर्मूला में ऐसे लिख देंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो गौर से समझना, जब ये पॉलीमराइजेशन होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे ये दो टाइप के पॉलीमर बनाता है। कैसे बनाएगा, ये अपने इन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। गौर से समझना, मैंने आपको पॉलीथीन में भी समझाया इसी टाइप का कि जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो हालात ऐसे डेवलप होंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4 कार्बन, और इन 4 कार्बन के यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, जब गर्म करोगे फ्री रेडिकल पेरोक्साइड की मौजूदगी में, तो ये फ्री रेडिकल इस तरीके से टूटेंगे, इस तरीके से टूटेंगे, इस तरीके से। इसके ऊपर CH3 ऑलरेडी मौजूद है, तो CH3 ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यानी कि ये जो बॉन्ड टूटा तो दो फ्री रेडिकल यहाँ बने, और ये बॉन्ड टूटा तो ये फ्री रेडिकल यहाँ बने। हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल बनते हैं। अब क्या होगा कि ये आपस में दूसरी स्पीशीज से कंबाइन होंगे। दूसरी स्पीशीज का मतलब उसी कंटेनर के अंदर और भी मौजूद रहेंगे, तो इसके दो टुकड़े बनेंगे। एक टुकड़ा इस तरफ लिखूंगा और एक टुकड़ा इस तरफ लिखूंगा, उसको अच्छे से समझना है आपने, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को ढंग से समझना। इस मॉलिक्यूल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। 1 2 3 और 4 सेकंड पोजीशन के में मिथाइल, ऐसा 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 और ऐसा। अब अच्छे से समझना गौर से। अगर दूसरा मॉलिक्यूल इसी का पार्ट आया और वो आया और इससे कंबाइन हो तो कैसे क्या हालत डेवलप होंगे, ऐसा 1 बिल्कुल आइडेंटिकल 1 2 3 और 4, दूसरी पोजीशन के ऊपर मिथाइल, पहली पोजीशन के ऊपर और आखिरी पोजीशन के ऊपर लाइक दिस। आपको पता है फ्री रेडिकल पे अटैक करता है तो बॉन्ड बनाता है। मैंने लास्ट क्लास में पॉलीइथीन बनाते टाइम एक्सप्लेन किया था। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 और 8। थोड़ा पार्टीशन बनाता हूं ताकि आपको समझ आएगा अच्छे से। 5 6 7 8। अब गौर से देखो कि जो 5 6 7 8 में से 4 और 4 आपस में कंबाइन होते हैं, ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने, ये नया बॉन्ड है। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में बॉन्ड बन गए तो ये वाले फ्री रेडिकल खत्म हो गए, लेकिन अभी भी 3 फ्री रेडिकल मौजूद है। तो मुझे बताओ ये आखिरी वाला फ्री रेडिकल भी किसी न किसी से बॉन्ड बना लेगा, और ये आखिरी वाला फ्री रेडिकल भी किसी न किसी से बॉन्ड बना देगा, तो ये भी खत्म हो गए। अब बचे कौन, तो बचे ये 1 वाला बिजी, ये दोनों बच गए, इसने बॉन्ड ये बना लिया। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कार्बन में से 1 वाला भी बिजी, 4 वाला भी बिजी और 2 और 3 वाला फ्री। जब 2 और 3 वाला फ्री है तो इसका मतलब 2 और 3 वाले आपस में बॉन्ड बना लेंगे लाइक दिस। जब 2 और 3 वाला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब 2 और 3 वाला फ्री है तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे लाइक दिस। और जैसे ही उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया लाइक दिस, तो इसका मतलब गौर से समझो, इस तरीके का अरेंजमेंट बना। कैसे, 1 2 3 डबल बॉन्ड 4 लाइक दिस, 1 2 3 4। जहां डबल बॉन्ड पहले थे, गौर से देखो डबल बॉन्ड पहले कहां थे, यहां से शुरुआत हो रही, सारा का सारा जो मेन चैनल है वो यहां से बन रहा है। यहां से इसको लिंक करने सीखो, यहां तक आए, यहां से वापस यहां आ रहे हैं लोग। तो अब गौर से देखो कि पहले डबल बॉन्ड कहां थे, पहले डबल बॉन्ड थे 1 3 पोजीशन के ऊपर, 1 3 ब्यूटाडाइन। अब डबल बॉन्ड कहां आ गया, गौर से देखो 1 2 3 2 3 पोजीशन के बीच में आ गया। इसका मतलब ये इधर कनेक्टेड, ये इधर कनेक्टेड, और ये मल्टीपल टाइम ऐसे ही होके होल एन बन जाएगा।
तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये हमारे पास पॉलीमर बन गया। अब मैंने दो पार्ट क्यों बोले, इस अरेंजमेंट से दो तरीके की चीज बन सकती है, गौर से देखो कैसे बन सकती है। अगर मैं इस अरेंजमेंट को गौर से देखूंगा तो मुझे बताओ कि इसके ऊपर एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल है, और इसके ऊपर एक तरफ जो है, गौर से देखो ये पूरी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा जो हिडन है। अब इसको गौर से समझना, बेसिकली जब कनेक्शन इस तरीके से हो, इसके दो पार्ट बन सकते हैं, गौर से देखो। अगर ये कार्बन है जो मैं ग्रीन में लिखूंगा, अच्छे समझना, जो ग्रीन वाले कार्बन है अगर वो सेम साइड हुए, इसके इंतजामात ऐसे होंगे, कैसे देखो अच्छे से समझो, कनेक्टिविटी बिल्कुल लूज नहीं करना इंटरेस्ट टॉपिक के अंदर। कार्बन 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 एंड देन कार्बन एंड देन कार्बन, तो मैं इन दोनों साइड वाले जो ग्रीन कार्बन है उनको हटा रहा हूं, ग्रीन कार्बन को हटा रहा हूं, और ब्लैक कार्बन को गौर से देखना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन की दूसरी तरफ क्या है, कार्बन है, ये मिथाइल है, और इस कार्बन के नीचे की तरफ क्या है, कार्बन जो कि आगे जुड़ेगा, और इस कार्बन की दूसरी तरफ क्या है, कार्बन जो कि आगे जुड़ेगा। यानी कि गौर से देखो हाइड्रोजन इधर लिया और कार्बन उधर लिया, तो ये अरेंजमेंट में गौर से देखो सिमिलर टाइप के ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कंपाउंड क्या है, ट्रांस, सिस ट्रांस बनता है ना। तो बीच में डबल बॉन्ड वैसा का वैसा, देखो गौर से डबल बॉन्ड वैसा का वैसा, डबल बॉन्ड कहीं नहीं गया, तो डबल बॉन्ड के बोथ साइड सिमिलर टाइप के बड़े ग्रुप जो है, जब भी पॉलीमराइजेशन ट्रांसपोजिशन पे हो तो उससे जो रबर बनता है वो इंडियन रबर होता है। कौन सा रबर होता है, इंडियन रबर, जिसका नाम है गट्टा पर्चा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही प्रोसेस दोहराई जाए किसके हिसाब से, अब मैं अगर इस वाले पोर्शन को उधर लिखूं तो आपको पता चलेगा ये कौन सा बना, ये बना ट्रांस, तो मैं सिस वाला उधर लिख दूं। अब मैं सिस वाला लिखते टाइम ये सब कुछ नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इसी से सिस बना रहा हूं। तो गौर से देखो ग्रीन वाला बिल्कुल वैसे के वैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 कार्बन लाइक दिस, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है उसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन ग्रीन है, ये सिनेरियो फिर से राइज कर रहा हूं मैं वहां पे, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, एंडिंग में इस तरीके के हिसाब किताब है, और होल एन बन रहा है, होल एन बन रहा है, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो ना। मैं उसी कलर में सबको सेम सिमिलर लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। एक काम करते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं तो पता चलेगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, होल एन, और ऊपर क्या लगा हुआ है और से देखो कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन के ऊपर कार्बन, तीसरी पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, तो हम क्या करें, दूसरी पोजीशन के ऊपर कार्बन, तो दूसरी पोजीशन के ऊपर कार्बन, और 1 2 3 तीसरी पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब देखो इसको, अगर मैं इस अरेंजमेंट को ऐसे करूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे 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 और ऐसे, लेकिन मैंने क्या किया कि ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन थे इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखने के बजाय, यहां तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट के दौरान 3D में मैं ऐसे लिख दूं कि ये कार्बन यहां है और ये हाइड्रोजन यहां है। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो गौर से देखो यहां क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, और यहां क्या किया मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में कर दिए। जैसे ही सेम डायरेक्शन में किए, एक छोटे से डिफरेंस की वजह से जो CH2 ग्रुप है वो बेसिकली दोनों साइड में आया। कैसे, जो CH2 ग्रुप जो एक्सपैंड करेगा, यहां देखो एक्सपैंड करने वाले ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में थे चेन वाले, यहां पे एक्सपैंड करने वाले ग्रुप जो है CH2 एंड CH2 सेम डायरेक्शन में आ गए। जिसको मैंने यहां C लिखा है ना वो एक्चुअल में CH2 है, वो तो आपको पता ही है, हिडन है, तो एनसीईआरटी में देखो तो आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलीमर है जिसमें दोनों सेम साइड चेन्स बन रही हों, इसको हम लोग बोलेंगे सिस पॉली, का मतलब ढेर सारे कनेक्ट हो जाएंगे, आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस पॉली आइसोप्रीन इज बेसिकली क्या है बच्चों, इज बेसिकली नेचुरल रबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचुरल रबर इज, ए ऑप्शन सिस पॉली आइसोप्रीन, बी ऑप्शन ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, सी ऑप्शन सिस क्लोरोप्रीन, डी ऑप्शन ट्रांस क्लोरोप्रीन। तो मोनोमर जो होंगे ना वो आपको ध्यान रखना, नेचुरल रबर का मोनोमर सिस आइसोप्रीन है, और नेचुरल रबर को बोला जाएगा क्या, सिस पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि पॉली का मतलब ढेर सारे और सिस पोजीशन पे आइसोप्रीन लगा, दिस इज नेचुरल रबर। अब हम देखो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ेंगे हम, तो उसमें गौर से देखो कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या है। तो हमारा रबर बना कैसे था, गौर से देखो, ऐसे 1 2 3 4 और लाइक दिस, और ऐसे, और ये आपस में आगे कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना। वल्केनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर, ठीक है ना,
विद सल्फर, सल्फर के साथ हीट करना है, बड़ा सिंपल फिनोमेना है, सल्फर के साथ हीट करना है, सल्फर के साथ हीट करना है, ठीक है ना। जो टेम्परेचर है वो रेंज पूछी जा सकती है, तो टेम्परेचर रेंज जो है वो 373 से लेके 415 केल्विन के बीच में हीट करना है रबर को सल्फर के साथ। नेचुरल रबर, अच्छा वल्केनाइजेशन कर क्यों रहे हैं, नेचुरल रबर होता है सॉफ्ट एंड टैकी, चिपचिपा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती कि उसको बहुत अच्छी क्वालिटी के रबर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, थोड़ा सा भी गर्म होगा तो बेसिकली अपना शेप लूज कर देगा, अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा, वाटर में डालोगे तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आसानी से ऑक्सीडेशन होना, यानी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस की मौजूदगी में अटैक होना, यानी कि वो इजीली अटैकेबल है। और टेम्परेचर रेंज जो है वो कम करोगे तो ब्रिटल बन जाएगा लो टेम्परेचर पे, और ज्यादा करोगे तो एकदम से पिघल जाएगा, तो इसका मतलब नॉट गुड प्रॉपर्टीज। सल्फर के साथ गर्म करने से क्या बना, उसके अंदर रिमार्केबल प्रॉपर्टीज आती है रबर के अंदर, और वो जो प्रॉपर्टीज है ना वो कैसी आती है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपना शेप लूज नहीं करता, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, लो वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटीज, और उसके अलावा इट बिकम्स इनर्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक नहीं कर पाती, ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सल्फर के साथ गर्म करने से होती है। तो सल्फर करता क्या है, तो छोटा सा थोड़ा सा एक चेंज देख लेते हैं कि सल्फर क्या करेगा। तो लाइक दिस 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 एंड दिस, ये रबर है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये पॉलीमर है, बताओ बच्चों कि ये सिस पॉलीमर होगा या ट्रांस पॉलीमर होगा, तो आप बोलोगे सर अगर नेचुरल रबर है तो डेफिनेटली सिस पॉलीमर होगा। अब सल्फर के साथ गर्म किया, तो सल्फर के साथ गर्म किया तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, बार बार पढ़ते हुए आए हैं हमने, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। तो ये जो पाई बॉन्ड जो है वो कमजोर बॉन्ड है वो टूटेगा, और यहाँ पे इस तरीके से सल्फर लिंकेजेस बना देगा, लाइक दिस। तो जो सल्फर लिंकेज बीच में बनाएगा ना सल्फर इस तरीके से, तो ये बेसिकली वल्केनाइजेशन ऑफ रबर है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसा लिखें, और दूसरा तरीका ये है कि ऐसा भी हो सकता है, एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, अब आपको पता चल जाएगा, साथ के साथ मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़नी है, तो या तो ऐसा है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से ना लेके हम इस प्रोसेस को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कि अगर मेरे पास 1 2 3 और 4 है और लाइक दिस, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सल्फर है ना वो यहां लगने के बजाय ये डबल बॉन्ड वहीं रहे बीच में, और समटाइम्स सल्फर जो है ना वो यहां लगता है बीच में, लाइक दिस, और लाइक दिस कार्बन एंड दिस लाइक दिस, डबल बॉन्ड सी एंड देन सी। मतलब या तो सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करके क्रॉसलिंक बना देगा इस तरीके से, जो कि स्ट्रेचिंग में मदद करेंगे, और या फिर क्या करेगा कि दो जो फ्री रेडिकल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो इस तरीके से वल्केनाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान रबर की, नेचुरल रबर की जो क्वालिटीज है उनको इंप्रूव किया जाता है। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर के बारे में, ये है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। यूजुअली 5% अगर रबर लेते हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि 5% अगर सल्फर लेते हो तो उससे टायर बनते हैं, ठीक है ना। अगर 15 से 20% अगर सल्फर डालते हो तो उससे एबोनाइट बनते हैं। एबोनाइट बेसिकली रॉड्स होती हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के काम आती है। अब तो काफी सारी एडवांस चीजें आ गई, लेकिन पुराने जमाने में यूज की जाती थी। और अगर हम लोग 25 से 30% के आसपास अगर सल्फर इंकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे बनते हैं बैटरी केसेस। मतलब ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज है, एनसीईआरटी में नहीं है सब कुछ, तो बस आपको पता होना चाहिए, याद रहेगा बच्चों। दिस इज द थिंग जो वल्केनाइजेशन बराबर है। अब देखो इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिंथेटिक रबर क्या होते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंथेटिक रबर। तो व्हाट इज सिंथेटिक रबर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंथेटिक रबर इज बेसिकली सबसे पहले सिंथेटिक रबर पहला, और वो है हमारे पास नियोप्रीन, ठीक है ना। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर कैसे आएगा देखो गौर से, पहले हमारे पास कहते हैं नेचुरल रबर को गौर से एक बार और रिकॉल करो दिमाग में। इससे बना था 1,3-ब्यूटाडाइन से, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन से बना था। एक काम करें, इस 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन में ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दे। ये मिथाइल ग्रुप था, CH3 ग्रुप था, याद है या भूल गए हो? आई होप याद होगा। थोड़ा सा वापस पीछे करो इसको, वीडियो को,
तो आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल सारा कुछ वहां पे है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देखोगे और फिर से इसी पॉइंट पे आके देखो तो आपको पता चल जाएगा। एक काम करो, उस वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद जब यहां पहुंचोगे तो फिर वापस स्क्रीनशॉट में जाके उस पर्टिकुलर पोर्शन को देख लो, हाँ सर क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। अगर ये सिस है तो बाद में सिस बनाता है ना, ये कैसे बनाता है मैंने बताया था। नेचुरल रबर का मोनोमर है जिसको हमने क्या बोला था कि हमारे पास 2 मिथाइल देन हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर ये कार्बन हटा दूं और कार्बन हटाने के बाद कार्बन को डिस्प्लेस किससे करूं, क्लोरीन से करूं, तो हालात इस तरीके के डेवलप हो जाएंगे लाइक दिस। तो यानी कि कार्बन जो है वो क्लोरीन से हटा दिया हमने, तो वो जो नेचुरल रबर था सिस पॉलीमर वो बन गया सिंथेटिक रबर। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड जो है वो बेसिकली क्लोरोप्रीन है। क्या है ये, क्लोरोप्रीन, ठीक है ना। इसमें भी ये डबल बॉन्ड और इसमें भी ये डबल बॉन्ड। अब जब इसका पॉलीमर बनेगा तो वो कैसा बनेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कैसे बनेगा। जहां डबल बॉन्ड थे वो तोड़ दिए थे और जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां बना दिए थे। तो देखो गौर से 1 2 एंड 3 एंड देन हमारे पास 4, सीधे सीधे बना देता हूं क्योंकि इसमें सिस ट्रांस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ क्लोरीन रहेगा, ठीक है ना, ये आगे से आगे कनेक्ट होता जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये आगे से आगे कनेक्ट होता जाएगा लाइक दिस, ये आगे से आगे कनेक्ट होता जाएगा एंड दिस इज होल एंड। तो इसको तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि जब हमने नेचुरल रबर पढ़ा था तो उसी का तो रिवीजन है ये। खाली बस CS3 की बजाय क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंथेटिक रबर है। क्या काम आता है ये स्पेसिफिकली होसेस बनाने के लिए, जो पाइप्स होती है ना उनके लिए काम आता है। फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के काम आता है। और क्या काम आता है, रबर की पाइप्स देखी होंगी आपने बड़ी सारी जगहों पर, वो बनाने के काम आता है। जैसे गार्डन में फ्लेक्सिबल पाइप्स नहीं होती हैं, आप पानी देते हो उस टाइप की। दूसरा ये बनाने के काम आता है जो फ्लैट बेल्ट्स होते हैं। फ्लैट बेल्ट्स का मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको पट्टा बोलते हैं। जो आटा पीसने की चक्की होती है ना, उसमें मोटर और पुली के बीच में एक पट्टा, जैसे आपने देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाले जो लोग हैं उनके पास एक बेल्ट होती है। आप देखना कभी भी गन्ने का जूस पियोगे या कोई जूस की शॉप पे जाओगे तो वहां जो मशीन होती है ना उसमें मोटर के साथ में एक बेल्ट लगी होती है, ये उसी की बनती है। तो बेसिकली वो नियोप्रीन की बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, तो नियोप्रीन इज बेसिकली पॉलीमर एंड मोनोमर इज क्लोरोप्रीन। क्या आप समझ पाए, समझ आया अच्छे से। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रबर है हमारे पास, दूसरा जो कैटेगरी है रबर की, वो है हमारे पास कौन सी, ब्यूना एस, ठीक है ना। इसे आप पहले ब्यूना एन कर लेते हैं। ब्यूना एन को नाइट्राइल रबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल रबर क्या होता है, बेसिकली BU का मतलब ब्यूटाइन होता है, CH CH, BU का मतलब ब्यूट एंड देन CH2 लाइक डबल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मोनोमर। एंड दूसरा मोनोमर हम होगा हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड। ये है फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अगर आपको पता हो तो। किसका मोनोमर है ये, पैन का, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिससे सिंथेटिक वूल बनती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये, ठीक है ना। और ये है ब्यूटाडाइन। अब देखो ब्यू का मतलब ब्यूटा और Na का मतलब बेसिकली नाइट्राइल रबर के फॉर्मेट में है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कमर्शियल लेवल पे ऐसे बोला जाता है। तो बेसिकली ये नाइट्राइल है। अब देखो फ्री रेडिकल्स बनाने हैं इसके, तो अगर फ्री रेडिकल बनाएंगे तो देखो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, कार्बन 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 कार्बन, इन दोनों कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, और ये भी दो फ्री रेडिकल डेवलप होंगे, तो फ्री रेडिकल और दिस इज लाइक दिस Cn, ठीक है ना। ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। अब डेफिनेटली ये फ्री रेडिकल बाहर किसी और से जुड़ेगा और ये फ्री रेडिकल बाहर किसी और से जुड़ेगा कि नहीं। अगर ऐसे हालात डेवलप होंगे तो हम क्या कहेंगे, गौर से देखो, हम कहेंगे कि 1 2 3 4 एंड देन ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखो ये आपस में कनेक्ट होंगे, तो 1 2 3 4 और 5 6 की मेन कार्बन चेन बनेगी। 1 2 3 4 5 और 6 की मेन कार्बन चेन बन गई। जो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 की मेन कार्बन चेन जो बनी है, उस मेन कार्बन चेन में आखिरी वाला जो कार्बन है उसके ऊपर नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो आखिरी वाले कार्बन के ऊपर नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा होगा। और फर्स्ट वाला कार्बन और आखिरी वाला कार्बन किसी से कनेक्टेड होगा। देखो फर्स्ट वाला कार्बन और आखिरी वाला कार्बन कनेक्टेड होगा। अब गौर से देखो, ये फ्री रेडिकल बिजी, समझ पा रहे हो, और ये फ्री रेडिकल भी बिजी, और ये फ्री रेडिकल ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं। अब बचा फ्री रेडिकल सिर्फ यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी कि 1 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो
तो ये जो दो फ्री रेडिकल बचे, इन दोनों ने मिलकर आपस में बना दिया डबल बॉन्ड। तो अब गौर से देखो, जहां डबल बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, वहां क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। जहां डबल बॉन्ड था, आगे वाले दो, ये दो है और उसके आगे वाले दो, ये दो है और उसके आगे वाले दो, उनके बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया। गौर से देखो, यहां डबल बॉन्ड था, देखो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया। गौर से देखो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, एंड जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह डबल बॉन्ड। गौर से देखो, जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह डबल बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड था वहां फिर से सिंगल बॉन्ड। फिर देखो, इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं था, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बेसिकली न्यू बॉन्ड है, नया वाला बॉन्ड। और फिर उसके बाद जहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, यहां क्या आ गया, फिर से सिंगल बॉन्ड। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन के दौरान छोटा सा अगर नोटिस करो तो डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड। आपको समझ आया डिफरेंस, समझ आया ना, क्लियर हुआ। अब यही जो है ब्यूना एन जो है नाइट्राइल रबर, ये क्या खास बात होती है, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसकी खास बात होती है कि ये पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, उनकी सील बनाने के काम आता है। जैसे पेट्रोल का कंटेनर कहीं से भर के आया तो ऑब्वियसली वो वेपर बनाता है, तो दिल्ली से भर के यहाँ तक आएगा, जम्मू तक, या कहीं से भी भर के कहीं जाएगा, मान लो कि कर्नाटका जा रहा है टैंकर, कहीं से भी लंबी दूरी पे 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो आपको पता है पेट्रोल का टैंक अगर खुला हुआ हो तो वो एवेपोरेट हो जाता है सारा का सारा, तो उसकी सील्स जो बनाई जाती हैं उसके काम आता है, क्योंकि बाकी सारे रबर जो है पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व होते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं टाइम के साथ, ये नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसी टाइप का एक रबर और है जो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास रबर की, और वो है एसबीआर। एसबीआर को ब्यूना एस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूना एस भी बोला जाता है। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रेजिन, नाम से ही पता चल रहा है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको अपने आप समझ आएगा क्यों, क्योंकि मैंने ये वैसा का वैसा लिखना है, और ये जो साइनाइड है ना, इसकी जगह बेंजीन रिंग लगा दो तो ये बन जाएगा स्टाइरीन। पढ़ा है हमने, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो गौर से देखो, ये है हमारे पास CH2। अभी मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन करके और सेपरेट कर रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो, और मैं इसी वाले पोर्शन के अंदर पढ़ा दूंगा इसको। तो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड देन CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या है, गौर से देखो, साथ में बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके नीचे हमारे पास क्या लगा, उसके नीचे हमारे पास लगा साइनाइड। तो साइनाइड को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से साइनाइड के बजाय एक बेंजीन रिंग बना देंगे लाइक दिस। इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं इसको, पूरे इसको स्टाइरीन। और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है। अब देखो इनको कंबाइन करें, क्या सिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या सिखाया, जहां डबल बॉन्ड थे वहां तोड़ दो और जहां नहीं थे वहां जोड़ दो। टेक्निक समझ आई, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखी होती है, तो एक्सपीरियंस से और बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके आती हैं, क्रैम करने से भी नहीं आएंगी। कोई ऐसे क्रैम करके अगर कोशिश करेगा लर्न करने नहीं आएगी, थोड़ा सा समझेगा बच्चा, अगर दिमाग लगाएगा तो लर्न करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पॉलीमर्स को रट्टे मारो ना, अंडरस्टैंड करो, रट्टे नहीं मारना है, जो मैं समझाऊं उसके ऊपर ध्यान दो। तो अगर मैं बोलूं कि गौर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक काम करूं मैं 6 कार्बन बना लूं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, और मुझे बताओ कि अगर इसको 1 बोला, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, आईपीसी वाली नंबरिंग नहीं है ये, तो मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो उसको कर दो सिंगल बॉन्ड, उसको कर दो सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड जोड़ दो आगे, और आखिरी वाला जो बॉन्ड भी जोड़ दो आगे। आखिरी 2 कार्बन पे भी डबल बॉन्ड था, उसको कर दो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2, और ये इसमें कनेक्ट हो गया, तो ये वाला बन गया नया बॉन्ड। कौन सा, ये वाला, दिस इज द न्यू बॉन्ड, जिसको मैंने डिफरेंट पेन से बनाया है। यहाँ पे भी न्यू बॉन्ड डिफरेंट पेन से बनाया था, ब्लैक पेन से। देखो सारे ब्लू बॉन्ड के बीच में ब्लैक बॉन्ड लगाया था, तो गौर से देखो, और ये नया बॉन्ड ये भी ब्लैक से बनाया था मैंने। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैंने ब्लैक से लिखा है तो बॉन्ड ब्लू से बना रहा हूं मैं, तो गौर से देखो हमारे पास लाइक दिस। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मैं इस पर्टिकुलर पहले कार्बन के ऊपर रिंग बना देता हूं, तो देखो पहले कार्बन के अंदर बन गई रिंग। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया स्टाइरीन वाला पोर्शन हो गया, स्टाइरीन ने डबल बॉन्ड बनाया ब्यूटाडाइन से। तो मुझे बताओ जहां डबल बॉन्ड थे वहां डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, रीजन बता दिया है मैंने क्यों हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हमारे पास इस जगह डबल बॉन्ड था तो इसको तोड़ दो, और इस जगह डबल बॉन्ड नहीं था, यहां नहीं था डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड जोड़ दो, एंड दिस इज होल एंड। अब आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रेजिन, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। अब बेसिकली एस का मतलब स्टाइरीन, ब्यूना एस। तो अगर हम लोग ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें तो ज्यादातर सिमिलैरिटी से ही टॉपिक रिलेट होकर समझ आ जाता है। तो आपको बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर है। अब आखिरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।
तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने ये रबर कंप्लीट किया है। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है ना वो बहुत छोटा टॉपिक है, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल बता दूंगा, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बता दूंगा जो पहले आया हुआ है, तो बस हम उसको कंप्लीट कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सबसे पहला जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है बच्चों वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6। बाकी जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है। कैसे डिग्रेडेबल है उसको समझते हैं। नायलॉन 2 का क्या मतलब है? नायलॉन 2 का मतलब है कि बेसिकली CH2 2 कार्बन होने चाहिए ऑब्वियसली, तो C डबल बॉन्ड O एंड देन OH एंड NH2। तो ये है हमारे पास एक अमीनो एसिड, ये एसिड है और ये अमीनो है। आपको पता है कि कौन सा एसिड है, ग्लाइसिन है। तो आपको अगर अच्छे लैंग्वेज के अंदर पूछा जाएगा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है, वो ग्लाइसिन पता होना चाहिए। अब देखो अगर हम लोग बात करें, इकलौता अल्फा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पता है आप लोगों को। फिर उसके बाद इसके साथ कलेक्ट करना है नायलॉन 2, ये नायलॉन हो गया नायलॉन 2, और नायलॉन 6 का मतलब यहाँ पे लाना है H एंड देन NH एंड देन CH2 होल 5 एंड देन C डबल बॉन्ड एंड देन O एंड देन OH। अब यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा OH। तो गौर से देखो, आपको पता चलेगा कि जैसे ही ये H और OH बाहर गया, जैसे ही H और OH बाहर गया तो इन दोनों के बीच में आपस में बन गया बॉन्ड। और गौर से देखो, आपको क्या पता चलेगा कि NH2 में से भी H जाएगा, यहां से भी H जाएगा। गौर से देखो, मैं लिख लेता हूं, यहां से H जाएगा और यहां से भी OH जाएगा। तो ये निकलेगा बाहर यहां से, ये निकलेगा बाहर यहां से। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट हमारे अमीनो एसिड का स्केलेटन बनेगा। और वो क्या बनेगा? वो स्केलेटन बनेगा NHCH2 C डबल बॉन्ड O and then NH and then CH2 and then whole 5 and then C double bond O and then whole N। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वन ऑफ द पॉलीमर इज दिस, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसको हम लोग नायलॉन 2 नायलॉन 6 कहेंगे, याद रहेगा। और इसका दूसरा पार्ट, दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास है PHBV। दूसरा हमारे पास पार्ट कौन सा है? PHBV। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। PHBV क्या होता है? PHBV होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। जिन बच्चों ने मेरी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से पता है कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड वेलेरेट का क्या मतलब है। ब्यूटायरेट ब्यूट 4 कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, वेलेरेट वेलेरेट का मतलब होता है, क्या होता है? 5 कार्बन। तो देखो क्या है हमारे पास, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो 1 2 3 4 कार्बन का एसिड है हमारे पास, और इस एसिड के साथ कोई OH ग्रुप जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से आएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास डेफिनेटली 5 कार्बन का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलेरेट का क्या मतलब होता है। तो हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 एंड देन 5 लाइक दिस। अब देखो गौर से, पहले मॉलिक्यूल में से जाएगा हमारे पास, मैंने बोला था एसिड में से जाता है OH यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अल्कोहल में से जाएगा H, क्योंकि ये एस्टरिफिकेशन है, तो एक टाइप का पॉलीएस्टर बन रहा है यहाँ पे, जो कि पॉलीएस्टर में भी पढ़ा था हमने, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर की तरह का कंपाउंड है। तो गौर से देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, ये अल्फा है ये बीटा है, तो हाइड्रोक्सी, तो बीटा 1 2 अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा एंड देन उसके साथ वाला बीटा। तो पॉली का मतलब ढेर सारे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट 1 2 3 4 ब्यूटायरेट एंड वेलेरेट 1 2 3 4 5 अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, वेलेरेट का मतलब 5 कार्बन बताया था। कनेक्ट करें इसको, तो हमारे पास PHBV जो शॉर्ट फॉर्म में है वो इसको कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से बनेगा। तो गौर से देखो, ये वाला जो OH है किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली, तो यहां से बनेगा लाइक दिस, ठीक है ना, पॉलीमर बढ़ेगा तो ये किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन वहीं का वहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा O को मैं यहां कर रहा हूं
और ब्रैकेट बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, फोर्थ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और ये वाटर निकल के आ गया ऑक्सीजन, आगे आ गया ऑक्सीजन, एंड देन फिर कार्बन, एंड देन फिर कार्बन, देन कार्बन, एंड देन फिर और से देखोगे तो आपको पता चलेगा कार्बन एंड देन सी डबल बॉन्ड O, और ये OH अगले वाले के साथ जाएगा तो हमारे पास बनेगा लाइक दिस होल N। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट 1 2 3 4 कार्बन एंड वेलरेट, समझ पा रहे हो। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट मतलब को पॉलीमर है ये, दो अलग अलग टाइप के को का मतलब को पॉलीमर है ये, मतलब ये दो अलग अलग टाइप के सब यूनिट से मिलके बना हुआ पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। और एक और पॉलीमर है जो कि हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रॉन किससे बनता है, डेक्स्ट्रॉन इज वन ऑफ द काइंड ऑफ पॉलीमर जो कि बेसिकली जिसको बोलते हैं पॉलीलैक्टिक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो बहुत इजी है ये भी। पॉलीलैक्टिक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड कैसे है, लैक्टिक एसिड क्या होता है जरा गौर से देखो, कार्बन के ऊपर लगा होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड में यही होता है, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, और साथ में लैक्टिक एसिड में एक तरफ होता है कार्बन सेंटर होता है, एक तरफ होता है H, ठीक है ना, एक तरफ होता है हमारे पास OH और एक तरफ होता है हमारे पास CH3। ये है लैक्टिक एसिड, ये है कार्बन सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है ना। और दूसरा होता है ग्लाइकोलिक एसिड। तो पॉलीलैक्टिक एसिड है तो ये लैक्टिक एसिड मैंने यहां लिख दिया और ग्लाइकोलिक एसिड इसके नीचे लिख दूं, तो ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होता है, ग्लाइकोल का एसिड, ग्लाइकोल होता है CH2 तो हमारे पास ग्लाइकोल का एसिड तो HO एंड देन CH2, खाली ये CH3 के में एक H, यहां CH3 हटा के उसकी जगह अगर H लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, एक H पहले से है, यहां H लगा दो तो CH2 बन जाएगा। तो गौर से देखो ये CH2 बन गया, तो मैं एक काम करूं इसको और कन्वीनियंट तरीके से लिख दूं H एंड देन H, तो देखो क्या डिफरेंस है अभी पता चलेगा, एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। क्या फर्क है गौर से देखो, किस चीज का फर्क है, ये है लैक्टिक एसिड और ये है ग्लाइकोलिक एसिड। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो वही फंडा बार बार पॉलीएस्टर वाला कि यहां से जाएगा OH और वहां से जाएगा H, तो यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, आपस में कंबाइन करना आपको आता है। तो किस तरीके से बनेगा, कार्बन एंड ये भी अगले वाले से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O एंड देन होल N। दिस इज बेसिकली द फाइनल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और हमने सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कंप्लीट किए हैं। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है PMMA जो कि NCERT वगैरह में मेंशन नहीं किया गया है, तो वो भी बहुत इजी है, मिथाइल एक्रिलेट का बनता है। तो इतना कुछ पढ़ा दिया है मैंने, एक बार नजर मारोगे तो कुछ समझ आ जाएगा। तो सारी चीजें काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से पॉलीमर आपका कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल।